महाविद्यालय अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आज हम लोग पूर्वी एशिया के इतिहास में जापान के इतिहास की 13वीं इकाई का अध्ययन करेंगे और इस 13वीं इकाई में आप देखेंगे जापान के साम्राज्यवाद का उदय, विकास और अंततः उसका पराभव द्वितीय विश्व युद्ध के साथ। तो इस पे हम एक सामान्य तौर पर इसको पढ़ने के बाद एक पहले तो आप ये समझेंगे कि साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद की परिभाषा क्या है। जापान में विशेष रूप से साम्राज्यवाद के उदय के क्या कारण क्या थे, जापानी साम्राज्यवाद का स्वरूप क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जापानी साम्राज्यवाद का स्वरूप और उदय के कारण पश्चिमी साम्राज्यवाद से बहुत सीमा तक भिन्न थे। उसके बाद हम औपनिवेशिक नीति के विकास को देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों पर जापान ने अधिकार करना आरंभ किया, किस प्रकार से इन क्षेत्रों के साथ जापान की मुख्य भूमि, मुख्य सरकार के संबंध किस प्रकार के थे, क्या आर्थिक लाभ जापान को इन उपनिवेशों से हुआ और उपनिवेशों में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था जापान ने विकसित की। ये सब जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक सामान्य साम्राज्यवाद नहीं था, पूरी तरीके से पश्चिमी साम्राज्यवाद की नकल नहीं था, बल्कि ये एशिया स्पेसिफिक, एशिया विशेष की परिस्थितियों में और जापान की आवश्यकताओं और उनकी गृह नीति को सपोर्ट करने वाला, समर्थन करने वाला साम्राज्यवाद था। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शक्तियों ने एशिया की तरफ मुख मोड़ा था और एशिया के बहुत बड़े भूभाग पर उन्होंने उनकी संप्रभुता को अपने नियंत्रण में ले लिया था। हम देखते हैं कि असमान संधियां की गई थी एशियाई देशों के साथ। असमान संधियों के अलावा व्यापार करों में स्थिरता लाई गई थी। जिन देशों के साथ पश्चिमी देश संबंध स्थापित करते थे, संधियां करते थे, उन देशों को अपने व्यापारिक कर निर्धारित करने का अधिकार नहीं देते थे, बल्कि वो स्वयं निर्णय करते थे कि वह देश कितना आयात और कितना निर्यात कर लेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स की डिमांड करते थे, अति क्षेत्रीय अधिकारों की बात करते थे। ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स होते हैं, उनका अर्थ होता है एक राज्य के भीतर एक विदेशी राज्य का बन जाना। क्योंकि जब किसी दूसरे राष्ट्र को, विदेशी राष्ट्र को किसी देश के भीतर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स दिए जाते हैं, इसका मतलब कि एक जो क्षेत्र उन्हें दिया जाता है, उस क्षेत्र का प्रशासन, उस क्षेत्र का राजस्व एकत्र करने का अधिकार, ये सभी अधिकार उस शक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये किसी भी देश की संप्रभुता के लिए बहुत ही एक संकटपूर्ण स्थिति होती है और बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि साम्राज्यवाद का बीजारोपण इन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स के साथ ही होता है। और जब आवश्यकता पड़ती है, ये विदेशी शक्तियाँ, क्योंकि उनकी मौजूदगी उस देश के भीतर है, उनकी सेनाएं उस देश के भीतर हैं, तो आवश्यकता पड़ते ही वो उस देश में सैनिक कार्यवाही करके अशांति उत्पन्न कर सकती है या उस पर अधिकार कर सकती है। तो ये जापान देख रहा था कि एशिया के देशों, विशेष रूप से चीन को तो बिल्कुल विनाश की कगार पर ला दिया था इन असमान संधियों ने। सो जापान इन परिस्थितियों को देख रहा था, लेकिन जापान की स्वयं की आवश्यकता 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते विदेशी व्यापार की आवश्यकता बनने लगी थी। और जैसे जैसे उसका विदेशी शक्तियों के साथ संपर्क होने लगा, विदेशी व्यापार बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसके लिए आवश्यक हो गया कि ये इन विदेशी शक्तियों की मांगों को स्वीकार करे। सो जापान में सबसे पहले 1858 में अमेरिका के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जापान ने एक संधि की, जिस संधि को नाम दिया गया एमिटी एंड कॉमर्स ट्रीटी, अर्थात सद्भाव और व्यापार के लिए की गई संधि। लेकिन इस संधि के द्वारा अमेरिका ने जापान को बहुत सारी ऐसी शर्तें स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जो उसकी अब तक की संप्रभुता की नीति के साथ समझौता करती थी, कॉम्प्रोमाइज करती थी। सो जैसे ही 1858 की संधि हुई, जापान में इसका विरोध होने लगा। विशेष रूप से जापान का बुद्धिजीवी वर्ग इसका विरोध कर रहा था और नतीजा हुआ कि 1868 में तोकुगावा शासन को की सत्ता पलट दी गई, तोकुगावा शासन को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर मेजी पुनर्स्थापना की गई, अर्थात जापान के राजतंत्र को पुनः शक्तिशाली बनाया गया और जो
तोकुगावा शासनकाल में सैनिक तंत्र की स्थापना जापान में हो गई थी, उसको समाप्त करके क्योंकि विशेष रूप से जापान का राष्ट्र तोकुगावा शासन से इसलिए नाराज़ था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बंदरगाहों पर विदेशी शक्तियों को, जिसमें से फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, अ, इंग्लैंड, ये देश शामिल थे, इनको विशेष अधिकार दे दिए थे और बहुत सारे बंदरगाह इनके लिए खोल दिए थे। सो जापान की जनता और विदेशियों के बीच में जो टकराव हो रहा था, उसके कारण नाराज लोगों ने तोकुगावा शासन को समाप्त किया और मेजी शासन की पुनर्स्थापना की। अब मेजी शासन की पुनर्स्थापना क्योंकि इसी प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी कि जापान में विदेशी शक्तियों के प्रवेश को रोका जाए, सो अगले 20 वर्षों तक मेजी शासन का जो मुख्य लक्ष्य था, वो ये था कि किस प्रकार से अ, जापानी राष्ट्र को, जापान की सेनाओं को शक्तिशाली बनाया जाए कि इस प्रकार के विदेशी प्रभुत्व से जापान को बचा लिया जाए। अब इसके लिए मेजी शासन ने जो नीति अपनाई, वो ये थी कि पश्चिमी देशों को उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे, अपने बहुत सारे बुद्धिजीवियों को भेजा और इन्होंने पश्चिम की संस्थाओं इत्यादि का अध्ययन किया और उन्हीं चीज़ों को जापान में लागू किया गया। जापान ने अपनी सेना, अपनी संस्थाएँ और अपने संविधान को बनाने के लिए पश्चिमी प्रारूप को अपनाया। अब इसमें विशेष बात ये थी कि जिन देशों का अनुसरण जापान कर रहा था, वो उस समय विश्व के बड़े साम्राज्यवादी देश थे और ऐसे में बहुत स्वाभाविक था कि जब जापान ने एक ऑप्टिमम लेवल, एक अनुकूल परिस्थितियाँ जापान में बन गई, उसकी सेना शक्तिशाली होने लगी और संविधान जापान को दिया गया और राजनीतिक संस्थाओं का विकास हो गया, उसके बाद बहुत स्वाभाविक रूप से जापान की इच्छा इन साम्राज्यवादी शक्तियों का अनुसरण करने की हुई। तो हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक 1890 के बाद से जापान साम्राज्यवाद की ओर उन्मुख हुआ और वो पश्चिमी राष्ट्रों के समान एक विश्व की बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभरना चाहता था। अब हम इससे पहले कि जापानी साम्राज्यवाद का गहराई से अध्ययन करें, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि साम्राज्यवाद है क्या और उसे किन रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। हम बहुत सरल शब्दों में देखें, जो एक सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन साम्राज्यवाद का है, वो ये है कि किसी एक देश द्वारा, किसी एक राष्ट्र द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र के क्षेत्रों पर अधिकार करना, उसके शासन, उसकी विदेश नीति और उसकी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करके उसका प्रयोग अपने हितों के लिए करना। तो ऐसी परिस्थितियों में उस राज्य को जिस पर कि अधिकार किया गया है, जिसकी संप्रभुता समाप्त की गई है, उस राज्य को उपनिवेश कहा जाता है या जिस राज्य ने अधिकार किया है उस राज्य का साम्राज्य कहा जाता है। सो बहुत सिंपल कि जो भी उपनिवेश बनेगा किसी साम्राज्य का, उसकी विदेश नीति, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति, सब कुछ उस देश के लिए नहीं बल्कि उसके साम्राज्यवादी स्वामी के लिए उपयोग की जाएगी। तो इस तरीके से ये साम्राज्यवाद जो है वो एक शोषणकारी व्यवस्था है, जिसमें कि किसी भी देश को, जिसको कि एक तरीके से दास बनाया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, उस देश के संसाधनों का प्रयोग उस देश की प्रगति के लिए नहीं बल्कि स्वामी देश की प्रगति के लिए किया जाता है। साम्राज्यवाद को विद्वानों ने अलग-अलग स्वरूपों में परिभाषित किया है। इसकी उत्पत्ति का जो कारण बताया जाता है, वो पहला कारण ये बताया जाता है, पूंजी का अतिरेक। सरप्लस कैपिटल को माना जाता है कि विश्व में साम्राज्यवाद के उदय का एक बड़ा कारण था। ये अतिरेक पूंजी का कब उत्पन्न होता है? जबकि औद्योगिकीकरण होता है, बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन होता है और उत्पादन के साथ उत्पादकों के लाभ की सीमा भी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में भारी मात्रा में पूंजी का तो निर्माण हो जाता है, लेकिन उस देश में जहाँ पर कि ये पूंजी का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर एक सैचुरेशन की स्टेट आ जाती है, एक संतृप्तता की स्थिति आ जाती है पूंजी बाजार में, तो वहाँ पर निवेश की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं।
तो ऐसे में पूंजी के अतिरेक को दूसरे देशों में खपाने के लिए आवश्यकता होती है उपनिवेशों की। और पश्चिमी देशों में यही हुआ। औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद कल कारखानों की स्थापना हुई, भारी मात्रा में उत्पादन होने लगा, जिसके कारण कि पूंजी पैदा हुई और उस पूंजी के निवेश के लिए इन देशों ने विदेशों में अपने लिए उपनिवेश ढूंढना आरंभ किया। और एशिया और अफ्रीका के देश, जहाँ की भारी जनसंख्या थी, वहाँ पर पूंजी अतिरेक को खपाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी। भारत एक इसका अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर कि अंग्रेजी पूंजी से रेलवे लाइंस बिछाई गई, बड़े कारखानों की, भारी उद्योगों की स्थापना हुई। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि पूंजी निवेश जो है, जे हॉब्सन नाम के विद्वान ने इस तरीके से परिभाषित किया था 19वीं शताब्दी के साम्राज्यवाद को। व्लादिमीर लेनिन, जो कि कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि पूंजीवादी व्यवस्था इस तरीके के साम्राज्यवाद को जन्म देती है। एक दूसरा एक्सप्लेनेशन है मुक्त व्यापार की नीति, लेज़े फेयर पॉलिसी, जिसमें कि कहा जाता है कि जब उत्पादन बहुत अधिक हो जाता है, तो राष्ट्रों पर ये दबाव बनाया छोटे राष्ट्रों पर ये दबाव बनाया जाता है कि वो मुक्त व्यापार की नीति का पालन करें, जिसमें कि मुक्त व्यापार की नीति का मुख्य सिद्धांत होता है कि बाजार की व्यवस्था में सरकारों का कम से कम हस्तक्षेप हो। इस तरीके की एडम स्मिथ, रिकार्डो जैसे विद्वानों ने, अर्थशास्त्रियों ने इसका समर्थन किया है। तो उनका कहना है कि बाजार में वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित करने के प्रयास सरकार की तरफ से ना किए जाएं, आयात निर्यात करों को निर्धारित करने के प्रयास, सरकार की तरफ से इंटरवेंशन या हस्तक्षेप बाजारों के संचालन में कम से कम होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे इस तरीके की अर्थव्यवस्था के लिए, या सार्वजनिक प्रयोग के संसाधन पैदा करे, संसाधन उत्पन्न करवाए, लेकिन बाजार व्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। तो ये जो मुक्त व्यापार की नीति का प्रयोग आरंभ हुआ, उसने साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया, क्योंकि जब जिन देशों ने मुक्त व्यापार नीति का पालन शुरू किया, वहाँ के व्यापारियों के लिए बहुत आसान हो गया दूसरे देशों में जाकर के अपना व्यापार करना। और जैसे कि अंग्रेजी की ही एक कहावत है कि फ्लैग फॉलोज द ट्रेड। जहाँ जहाँ ये व्यापार जाता गया, वहाँ व्यापारियों की स्थिति अच्छी होती चली गई, राजनीति में हस्तक्षेप शुरू हुआ, और अंततः ऐसे देशों को, छोटे और दुर्बल देशों को, साम्राज्यवाद के रूप में परिवर्तित कर लिया गया। तो मुक्त व्यापार को एक बड़ा कारण माना जाता है विश्व में साम्राज्यवाद के प्रसार करने के लिए, उसका एक बैकग्राउंड तैयार करने के लिए उसको जिम्मेदार माना जाता है। एक और व्याख्या की गई है साम्राज्यवाद की, वो विद्वान शुम्पीटर ने की है, और उनका कहना है कि ना तो आर्थिक कारण थे इसके पीछे, और ना ही कोई सामाजिक या राजनीतिक कारण, बल्कि उनका कहना है कि राष्ट्रीय गर्व की भावना ने साम्राज्यवाद को प्रेरित किया। कुछ राष्ट्रों में, राष्ट्र नेताओं में ये भावना उत्पन्न हुई कि वे और उनकी जाति और उनका राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है, और इस सर्वश्रेष्ठता को विश्व पर लागू करने के लिए, इम्पोज करने के लिए आवश्यक है कि वो दूसरे देशों को, जो कि उनसे कमतर हैं सभ्यता में, संस्कृति में या आर्थिक स्थिति में, उन पर अपना आधिपत्य जमाना और उनका एक स्वाभाविक अधिकार है। तो ये राष्ट्रीय गर्व की भावना का जो सिद्धांत प्रसारित किया गया जोसेफ शुम्पीटर द्वारा, ये माना जाता है कि इसका जो आदर्श उनको प्राप्त हुआ जर्मनी से, क्योंकि जर्मन लोगों ने ही जर्मन जाति की श्रेष्ठता को मानते हुए ये माना कि वो दुनिया भर पर अधिकार कर सकते हैं, ज्यूज को जर्मनी से निकालने का प्रयास किया। उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है। एक और एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, वो है सोशल डार्विनिज्म का, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत, जिसने कि साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। इसमें ये माना जाता है कि दुनिया में छोटे बड़े, दुर्बल, सशक्त सभी प्रकार के देश हैं, पर उन देशों को सबसे ज़्यादा पनपने का अधिकार है जो शक्तिशाली हैं। जो दुर्बल देश हैं, उन पर शक्तिशाली देशों का अधिकार करना एक प्राकृतिक प्रक्रिया मान ली गई, क्योंकि
वही देश दुनिया में सर्वाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है, जो कि शक्तिशाली हो। सो इसको साम्राज्यवाद को एक सामाजिक डार्विनवाद के रूप में भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया। अब हम देखेंगे कि ये सामान्य परिभाषाएं थी साम्राज्यवाद की। अब जापान का साम्राज्यवाद किस रूप में विशिष्ट था? जापानी साम्राज्यवाद को परिभाषित करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ना तो ये जो पश्चिमी साम्राज्यवाद था उससे बहुत भिन्न था। भिन्न इस सेंस में था कि पश्चिमी साम्राज्यवाद को जन्म देने में धर्म प्रचारकों का और व्यापारियों का बड़ा योगदान था। क्रिश्चियन मिशनरीज और व्यापारी पश्चिमी देशों से एशिया और अफ्रीका के देशों में गए, उन्होंने धर्म प्रचार करना आरंभ किया और व्यापार करना आरंभ किया, और उसके बाद उन देशों की सरकारों ने वहां पर उपनिवेशों की स्थापना की। लेकिन जापान के साथ ऐसा नहीं था। जापान का जो साम्राज्यवाद था वो अ, इस तरीके के कारणों से प्रभावित नहीं था, बल्कि जापान में साम्राज्यवाद का बीजारोपण या साम्राज्यवाद का नेतृत्व वहाँ की केंद्रीय सरकारों ने किया, और विशेष रूप से विदेशों में सैनिक कार्यवाहियां करना, उद्योग धंधों की स्थापना करना, विदेश संबंधों को नियंत्रित करना, ये सभी काम व्यक्तिगत रूप से नहीं किए गए, व्यापारियों द्वारा या धर्म प्रचारकों द्वारा नहीं किए गए, बल्कि जापान की केंद्रीय सरकार के द्वारा इस तरीके के इनिशिएटिव या प्रयास आरंभ किए गए। तो हम ये मानते हैं कि इस अर्थ में जापान का साम्राज्यवाद दुनिया के अन्य साम्राज्यवादों से भिन्न था। अ, जापान में साम्राज्यवाद की शुरुआत ये मानी जाती है कि जापान जब आर्थिक रूप से संपन्न हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, तो उसको जापान में ये विचारधारा प्रचलित होने लगी कि दुनिया के प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों में सम्मिलित होने के लिए साम्राज्यवाद को अपनाना या साम्राज्यवादी राष्ट्र बनना आवश्यक है। सो आधुनिक और प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों में शामिल होने के लिए जापान की सरकार पर जापान के बुद्धिजीवियों का ये दबाव बनने लगा कि वो भी साम्राज्यवाद की होड़ में शामिल हो। जापान के विदेश मंत्री इनोई कोफुरू ने भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया अपनी सरकार का, अपने साथियों का, और उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश एशिया के देशों को आपस में बांट बांट रहे हैं। इससे पहले कि देर हो, जापान को भी इस दौड़ में शामिल हो जाना चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि हमें साम्राज्यवाद को इस रूप में देखना चाहिए कि जापान का ये उत्तरदायित्व है कि वो सुदूर एशिया में अपने लिए एक सुरक्षित यूरोपीय शैली का साम्राज्य का निर्माण करे। तो इस तरीके से जापान के भीतर ही, जापान की सरकार के भीतर मांग की जा रही थी कि जापान विदेशों में अपने प्रभाव का विस्तार करे और एक साम्राज्यवादी देश का निर्माण करे। अब हम देखेंगे कि जापान के साम्राज्यवाद के उदय के कारण क्या थे। पहला हम देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर या एक आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण निश्चित रूप से जब अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था, जापान में उद्योग धंधों की स्थापना हो रही थी, तो जापान को भी आवश्यकता थी अतिरिक्त स्रोतों की और अपनी अर्थव्यवस्था को जापान की सीमाओं से बाहर विस्तृत करने की। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर हम देखेंगे कि जापान का जो साम्राज्यवाद को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण थे, वो पश्चिमी देशों से भिन्न थे। पश्चिमी देशों के साम्राज्यवाद के पीछे जो सबसे बड़ी प्रेरणा थी वो थी पूंजी का अतिरेक, पूंजी का निवेश। वो ऐसे देशों की तलाश में थे जो अर्धविकसित पिछड़े हुए देश थे, जहां पर कि उनकी पूंजी का निवेश, पूंजी की खपत हो सकती थी, और पूंजी के निवेश के बाद उससे प्राप्त होने वाला लाभ जब उनके देशों में वापस आ सकता था। लेकिन जापान ऐसा देश था, हमने इसके पहले की यूनिट्स में भी, इकाइयों में देखा है कि जापान की रुचि कभी भी अपने देश में विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने की या उसके निवेश को प्रोत्साहन देने की नहीं रही, और ना ही वो अपनी पूंजी को विदेशों में निवेश करने में बहुत रुचि रखता था। सिर्फ चीन को अपवाद रूप में छोड़ दे, जहां पर कि उसने रेलवे लाइंस में बहुत ज़्यादा पूंजी का निवेश किया था।
बाकी जापान की हमेशा ये नीति रही है कि ना वो विदेशी पूंजी को अपने देश में आने के लिए प्रोत्साहित करता था और ना ही अपनी पूंजी पूंजी को विदेशी देशों में निवेशित करना चाहता था। जापान को प्रेरित करने अ, उसके साम्राज्यवाद को प्रेरित करने वाले जो आर्थिक कारण था, वो था कच्चे माल की आपूर्ति और बाजार। ये 2 आर्थिक आवश्यकताएं थी जिन्होंने कि जापान के साम्राज्यवाद को प्रेरित किया। जापान एक छोटा-सा देश था, कृषि भूमि की कमी थी, तो जापान चाहता था कि वो इस प्रकार के देशों पर अधिकार करे, जहाँ से कि उसे ना केवल उद्योगों के लिए कच्चा माल मिल सके, बल्कि ख उसके नागरिकों के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके, क्योंकि हमने पिछली इकाइयों में देखा कि उद्योग धंधों की स्थापना से कृषि क्षेत्र में कमी आने लगी थी और कृषि मज़दूरों की कमी हो गई थी। ज़्यादातर जो जनसंख्या थी, वो शहरों में उद्योग धंधों में मज़दूर ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जापान को चाहिए था कि उसे कच्चे माल, खाद्यान्न इत्यादि की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र प्राप्त हो जाएँ और साथ में ही उसके उद्योगों से उत्पन्न हुए सामानों की खपत के लिए बाज़ार भी प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर ये भिन्न था और अ, उन्होंने एक कुरा जुंतारो नाम के एक जापानीज़ ऑफ़िसर थे, उन्होंने ये कहा भी कि जापान को यदि चीन जैसा देश जहाँ जनसंख्या की बहुलता है, यदि वहाँ के बाज़ार जापान को प्राप्त हो जाएँ, तो जापान की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत लाभ हो सकता है। तो उन्होंने प्रोत्साहित किया जापान के अधिकारियों को और जापान की सेना को कि वो इस तरीके से जनसंख्या बहुल डेंस पॉपुलेशन वाले क्षेत्रों पर अपने आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करें। तो इस तरीके से ये सरकारी प्रयास आरंभ हो गए और जिनका मुख्य लक्ष्य था बाजार प्राप्त करना और कच्चे मालों की आपूर्ति सुरक्षित करना। एक दूसरा बड़ा कारण जापानी साम्राज्यवाद को जन्म देने वाला था, वो था स्ट्रैटेजिक फैक्टर या सामरिक आवश्यकता। जापान की सुरक्षा अ, जापान एक छोटे-छोटे देशों का समूह था और जिस तरीके से प्रशांत क्षेत्र में पश्चिमी शक्तियों का दबाव बढ़ता चला जा रहा था, चीन पर उनका दबाव था, चीन के बहुत सारे क्षेत्रों पर लगभग उन्होंने आधिपत्य कर लिया था एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स के माध्यम से। इसी तरीके से पॉलिनेशिया, चीन के दक्षिण में पॉलिनेशिया के बहुत सारे छोटे-छोटे द्वीप समूहों पर पश्चिमी शक्तियों का कब्ज़ा हो गया था। जापान के दक्षिण पूर्व में माइक्रोनेशिया था, वहाँ पर भी से स्पेन, जर्मनी जैसे देशों ने उन द्वीपों पर भी अधिकार कर रखा था। जापान के उत्तर के जो द्वीप या प्रायद्वीप थे, उन पर रूस का अधिकार था। तो इस तरीके से जापान घिरा हुआ था पश्चिमी साम्राज्यवाद सम के क्षेत्रों से। लेकिन जापान के लिए तो एक ही इसके लिए बहुत बड़ा सुरक्षा का प्रश्न था कि कहीं वो इन पश्चिमी राष्ट्रों का अगला निशाना ना बन जाए, उनका अगला लक्ष्य ना बन जाए। तो ये चारों तरफ उसके प्रशांत क्षेत्र में जो एक होस्टाइल वातावरण उत्पन्न हो रहा था, पश्चिमी शक्तियों का दबदबा प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता जा रहा था, वो जापान की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। दूसरा और जापान को किसी भी प्रकार से इस साम्राज्यवाद की होड़ में शामिल होना था अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा जो फैक्टर था वो था कोरिया प्रायद्वीप और क्वांगटुंग प्रायद्वीप एंड कोरिया। ये जापान के पश्चिम में स्थित थे और चीन और कोरिया में जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी, वो जापानियों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय था, क्योंकि कोरिया और कोरिया पर यदि किसी विदेशी शक्ति का कब्ज़ा होता है, तो उसके लिए जापान पर के पास तक पहुँचना बहुत आसान होता। तो जापान बड़ी कड़ी निगाहें रख रहा था चीन और कोरिया की परिस्थितियों पर, विशेष रूप से कोरिया पर अपना साम्राज्यवादी आधिपत्य स्थापित करने की जापान की एक लंबे समय से इच्छा बनी हुई थी। और जापान की विदेश नीति की सबसे बड़ी चिंता भी यही थी कि किस प्रकार से या तो चीन में अपना आधिपत्य बढ़ाया जाए और कोरिया पर अपना अधिकार किया जाए। तो ये जो
इसी समय जापान में प्रशा की सेना से प्रभावित होकर जापान ने अपनी सेना का निर्माण किया था और जापान में बहुत सारे प्रशियन सलाहकार भी थे, जो वहाँ की सरकार और सेनाओं को प्रशिक्षित भी करते थे और उन्हें सलाह भी देते थे। सो इसी तरीके से एक प्रशियन सलाहकार ने 1890 में जापान की सरकार को ये सलाह दी। उन्होंने कहा कि द कोरियन पेनिनसुला वाज अ डैगर थ्रस्ट इन द हार्ट ऑफ जापान। उन्होंने कहा कि कोरिया का प्रायद्वीप जो है वो जापान के हृदय में घुपा हुआ एक खंजर है और जापान तब तक पीड़ा में रहेगा जब तक कि वो इस खंजर को निकाल नहीं देता। इन शब्दों के माध्यम से उन्होंने जापान को कोरिया पर जापान के आधिपत्य के लिए एक कारण बताया, उसे जस्टिफाई किया, न्यायोचित सिद्ध किया कि यदि जापान को अपने आप को सुरक्षित रखना है तो उसे सबसे पहले कोरिया प्रायद्वीप पर अधिकार करने की आवश्यकता है। ये मानसिकता जापान में तैयार हो रही थी कि जापान को साम्राज्यवाद की होड़ में शामिल हो जाना चाहिए। एक और कारण था, वो था जापान में एक तरीके से मेजी शासनकाल के समय एक नई जो राजनीतिक व्यवस्था उभर कर आई, उसको हम ओलिगार्की कह सकते हैं, कुलीन तंत्र कह सकते हैं, जिसमें सम्राट, सेना और समाज के बड़े उद्योगपति एकजुट होकर के सरकार चलाने का काम कर रहे थे। हालांकि हमने देखा है कि 1889 में जापान को एक नया संविधान मिला था, चुनाव कराए गए थे और जापान में एक संसद की स्थापना हुई थी जिसे हम डाइट के नाम से जानते हैं। लेकिन साथ ही उस संविधान में ये भी अधिकार दिए गए थे कि सम्राट सेना के साथ मिलकर अ, बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक क्लिश बन गया था जापान की सरकार में, जिसमें सम्राट, सेना और बड़े औद्योगिक घराने, कुलीन परिवार शामिल थे। अब इन्होंने मिलकर के जापानी शासन पर एक तंत्र स्थापित कर लिया था एक तरीके से। और जब ये प्रभुत्ववादी सरकारें इस तरीके से लगभग निरंकुश डिस्पोटिक सरकारें होती हैं, तो वो अपने ही देश और विशेष रूप से जापान में सैन्यवाद प्रभावशाली हो रहा था। तो इस प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, वो बड़े ही स्वाभाविक रूप से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वो न केवल अपने राष्ट्र के भीतर प्रभुत्व स्थापित कर के संतुष्ट थे, बल्कि वो देश के बाहर भी, जापान के बाहर भी अपने प्रभुत्व का विस्तार करना चाहते थे और इसके लिए साम्राज्यवादी नीति को न केवल अपनाया, उसको प्रोत्साहन दिया। और यदि जापान के भीतर इस तरीके के, जैसे कोरिया को लेकर के विवाद हुआ था कि वहाँ हस्तक्षेप करें या ना करें, तो बड़ी कठोरता के साथ इस तरीके की प्रवृत्तियों का दमन किया गया जो कि साम्राज्यवाद का विरोध करती थी। तो हम देखेंगे कि ये मुख्य कारण थे जिन्होंने कि जापान में साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया, ये आवश्यकता अनुभव करवाई। आर्थिक कारण थे, सुरक्षा के कारण थे, जिनकी वजह से जापान साम्राज्यवाद का हिस्सा बनना चाहता था। जापान की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो महत्वपूर्ण थी, वो जापान को प्रेरित करती थी, जो प्रोत्साहित करती थी जापान को साम्राज्यवाद की दौड़ में शामिल होने के लिए। अब कुछ और भी कारण था, जैसे कि सोशल डार्विनिज्म की सिद्धांत हमने देखा था, वो जापान पर लागू होता था, क्योंकि जापान यदि ऐसा संघर्ष नहीं करता, साम्राज्यवाद की होड़ में शामिल नहीं होता, तो जापान के सामने एक ही विकल्प था कि वो स्वयं साम्राज्यवाद का शिकार हो जाता। जिस तेजी से पश्चिमी देश पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों, विशेष रूप से पूर्वी एशिया पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, सो एक पूर्वाभास सा मिल रहा था कि वो जापान के साथ भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे। तो यदि जापान को एक अपनी संप्रभुता बनाए रखनी थी, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखना था, तो स्वयं जापान को भी वही करना था जो कि पश्चिमी देश कर रहे थे, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने आप को एम्फसाइज करने के लिए, अपने अस्तित्व पर बल देने के लिए। तो ये भी अब सोशल डार्विनिज्म भी हम कह सकते हैं कि सामाजिक डार्विनवाद ने भी प्रेरित किया जापान के साम्राज्यवाद को।
अब हम देखेंगे कि जापान के साम्राज्यवाद की संरचना क्या थी, स्ट्रक्चर क्या था। क्योंकि बार-बार मैं इस बात पर बल दे रही हूँ कि जापान ने पूरी तरीके से पश्चिमी तौर-तरीकों को, पश्चिमी शैली को नहीं अपनाया, उसका अंधानुकरण नहीं किया। जापान की साम्राज्यवादी नीति उसके स्थानीय कारणों से प्रेरित थी, उसकी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से प्रेरित थी और उसको उसने एक व्यक्तिगत स्वरूप देने का भी प्रयास किया। तो जहाँ कारणों में हम भिन्नता पाते हैं, वहीं जापान के साम्राज्यवाद के स्वरूप में या उसके स्ट्रक्चर में भी विभिन्नता हमें दिखाई देती है। चूँकि जापानी साम्राज्यवाद का जो जन्म हुआ था वो उसकी सैनिक और आर्थिक आवश्यकताओं के कारण हुआ था। अब जापान ने लेकिन जब वो साम्राज्यवादी विस्तार करना चाहता था, दूसरे देशों में हस्तक्षेप करना चाहता था, उसने उसको एक बड़ा ही सुसंस्कृत स्वरूप देने का, नाम देने का प्रयास किया। जापान ने उसे कहा एशियाई चेतना का जागरण, अवेकनिंग ऑफ एशियन कॉन्शियसनेस। अब ये नाम उसने क्यों दिया? क्योंकि पश्चिमी देशों ने जब पूर्वी देशों पर अधिकार किया तो उन्होंने उसे सिविलाइजिंग मिशन बताया, सभ्यता सभ्यता का अभियान बताया। रडयार्ड किपलिंग नाम के एक लेखक थे, उन्होंने उपनिवेशवाद को परिभाषित करते हुए एक टर्म कॉइन किया जिसको कहते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन, श्वेत व्यक्ति का बोझ। अब इनके जो अर्थ हैं, ये दोनों ही चीज़ें, सिविलाइजिंग मिशन देखें या व्हाइट मैन्स बर्डन देखें, तो इनके अर्थ बहुत ही नकारात्मक थे। इनका मतलब ये था कि एशिया और अफ्रीका के जो अंधकार में महाद्वीप हैं, उन देशों में सभ्यता का प्रसार प्रचार करने का उत्तरदायित्व पश्चिम के सभ्य देशों को है। ऐतिहासिक रूप से भी ये तथ्य सही नहीं है, क्योंकि सभ्यता का की जो क्रैडल माना जाता है, सभ्यता का पालना माना जाता है, वो ये एशिया के देश हैं, चाहे वो चीन हो, भारत हो या मिस्र हो, अफ्रीका के देश। लेकिन 18th सेंचुरी से जब साम्राज्यवाद का आरंभ किया इन्होंने, 16वीं शताब्दी से हम मान सकते हैं, तो उन्होंने यही नाम दिया, भौगोलिक खोजों से शुरू किया गया कि ये सिविलाइजिंग मिशन है। जापान ने इससे थोड़ा बेहतर प्रयास किया और उसने कहा कि वो एशियाई देशों पर अधिकार करके या वो एशियाई चेतना को जागृत करना चाहता है, पश्चिमी चेतना के विरुद्ध, पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एशियाई चेतना को जागृत करना चाहता है। अब इसके लिए उसने दूसरी बात ये कही कि एशिया के देशों में और जापान के साथ एशिया के जो देश हैं, चीन, कोरिया, ताइवान या छोटे-छोटे द्वीप समूह, फिलीपींस या इंडो चाइना की कंट्रीज़। सो जापान ने ये दावा किया कि ये सभी देशों की संस्कृतियाँ जापान की संस्कृति के समान हैं, तो समान संस्कृति वाले देशों को एक गठबंधन बनाया जाए, सभी देश मिलकर के एक-दूसरे से सहयोग करें और चूँकि ये देश जो एशिया के अन्य देश हैं वो साम्राज्यवाद का शिकार हो चुके हैं, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जिसने अपनी संप्रभुता को अभी तक सुरक्षित रखा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जापान ऐसे किसी भी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए प्रस्तुत है और जापान ऐसे गठबंधन को बनाने का प्रयास करेगा। तो ये साम्राज्यवाद को बड़े ही ढके-छुपे शब्दों में, बड़े ही सभ्य शब्दों में परिभाषित करने का जापान ने प्रयास किया था। अब इसके लिए जापान ने एक तो कहा कि हम सहज एक जैसे सांस्कृतिक क्षेत्रों को मिलाकर के एक वाइडर कल्चरल ज़ोन बनाएँगे जिसमें कि सभी एक समान संस्कृति और एक समान प्रजाति वाले क्षेत्र एक साथ एकजुट होकर के कार्य करेंगे। तो जो देखने के लिए जो परिभाषित जापान ने किया था वो एक तरीके का फेडरेशन था, एक तरीके का संघ था जिसमें ये सभी देश शामिल होंगे। लेकिन वास्तविकता क्या थी? जापान उसका नेतृत्व करेगा और वो सब जापान के प्रभुत्व में होंगे। तो किसी भी तरीके से साम्राज्यवाद से भिन्न नहीं था, सिर्फ एक कह सकते हैं कि शब्दों का खेल था जिसके द्वारा जापान ने अपने आप को पश्चिमी देशों से के साम्राज्यवाद से अलग करने का
अलग दिखाने का प्रयास किया। जापान का मुख्य क्या था कि 2 चीज़ों पर जापान जोर रहा था। एक था एथनिक सिमिलैरिटीज़, होमोजेनिटी, जिसका मतलब है कि अ, ये जितने भी पूर्वी देश थे, वहाँ सब मोंगलॉइड जाति के लोग रहते थे, प्रजाति के लोग रहते थे। चीन, कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो उसने कहा कि चूंकि ये सारे के सारे देश एक ही प्रजाति के निवासी यहाँ पर रहते हैं, भले उनकी रेस, एथनिसिटी उनकी डिफरेंट हो सकती है, पर प्रजाति उन सभी की एक जैसी है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इन सभी देशों को एकजुट होकर के एक साथ एशियाई राष्ट्रों को मिल जाना चाहिए। एक दूसरा जापान ने टर्म कॉइन किया, जिसको कहते थे को प्रॉस्पेरिटी रीजन। जापान ने कहा कि ऐसा करके इन सभी देशों को अपने प्रभुत्व के भीतर ला करके जापान एक सह समृद्धि क्षेत्र का निर्माण एशिया में करना चाहता है। ये जो सह समृद्धि क्षेत्र होगा, इसमें जापान नेतृत्व, वहां पर जापान नेतृत्व इसलिए कर रहा है क्योंकि जापान एकमात्र देश है एशियाई देशों के बीच में जो कि साम्राज्यवाद का शिकार नहीं हुआ है, संप्रभु राष्ट्र बना हुआ है। अब यहाँ पर जब समृद्धि क्षेत्र बनाने की बात आई, तो जापान ने यहाँ पर अपना दावा इस तरीके से पेश किया कि जापान में अर्थव्यवस्था अम, सशक्त है, उद्योग धंधों का विकास हो चुका है, तकनीकी का विकास हो चुका है, तो जापान एशिया के अन्य देशों को अपने समान विकसित करने में सहयोग करेगा। इसलिए जापान इस तरीके के सह समृद्धि क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। तो हमने देखा कि बड़े आडंबरपूर्ण तरीके से, सुसभ्य शब्दों में, सुसंस्कृत तरीके से जापान ने अपने साम्राज्यवाद को न्यायोचित ठहराया और एक तरीके से पश्चिमी देशों के सामने ये एक अपना तर्क रखा कि वे एशियाई देशों में साम्राज्यवाद के लिए, अ, यदि वो साम्राज्यवाद कर रहे हैं तो वो शोषण का प्रतीक है। यदि जापान इन देशों पर अधिकार करता है या इन्हें अपने प्रभुत्व के भीतर लाता है, तो वो इसका एक मानवीय कार्य होगा, मानवीय उत्तरदायित्व होगा, जिसमें कि वो विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न राज्यों में फैली एक समान संस्कृति के लोगों को एकजुट करेगा और उन सब के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए कार्य करेगा। इस तरीके का वातावरण तैयार करने के बाद जापान ने साम्राज्यवाद करना आरंभ किया। अब हम देखेंगे कि जापान के साम्राज्यवाद का विकास किस तरीके से होता है, किस तरीके से जापान विदेशों में अपने आधिपत्य प्रारंभ करता है। ऐसा नहीं है, पिछले इकाइयों में हमने देखा है कि जिस तरीके से चीन में जापान इंटरफेयर कर रहा था, चीन में आधिपत्य एक के बाद एक जमाता चला जा रहा था। जापान के साम्राज्यवाद की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम समय समय पर देखते जाएंगे कि उसने विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठा करके अपनी शक्ति का विस्तार करने का हमेशा प्रयास किया, और जिसमें उसे बहुत सीमा तक सफलता भी मिली। द्वितीय विश्व युद्ध आने तक, कम से कम द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ तक उसे इन कार्यों में, इस अपनी नीति में बहुत सफलता भी मिली। अब जापान की साम्राज्यवाद के विषय में हम देखेंगे। जापान के साम्राज्यवाद का जो पहला चरण है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि कोरिया को जापान ये मानता था कि उसके हृदय में छुपा घुपा हुआ खंजर है। इट्स अ ड्रैगन थर्स्ट इन द हार्ट ऑफ जापान। तो कोरिया में, और कोरिया की राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर थी। कोरिया एक लंबे समय से चीन के अधिकार में था, चीन का ट्रिब्यूटरी स्टेट था, और वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता, इवन चीन में राजनीतिक अस्थिरता थी, तो उसका प्रभाव कोरिया पर भी पड़ ही रहा था। ऐसे में जापान के लिए ये चिंता का विषय था, और जापान में 1890s के दशक में ये बहस छिड़ गई। इवन मेजी शासन की स्थापना के बाद से ये बहस छिड़ी हुई थी कि क्या जापान को कोरिया में हस्तक्षेप करना चाहिए। जापान में राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों के 2 गुट बन गए थे। एक गुट का कहना था कि
जापान को कोरिया में हस्तक्षेप करना चाहिए, वहाँ पर अपनी सेनाएँ तैनात करना चाहिए और कोरिया को चीन के प्रभाव से बाहर निकालना चाहिए। ऐसा करने से ना केवल उनका तर्क था कि ऐसा करने से ना केवल जापान की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि एक दूसरा कारण भी वो देख रहे थे और वो ये था कि नीज़ी शासन की स्थापना के बाद बहुत सारे सामुराइज़ योद्धा जापान के बेरोज़गार हो गए थे। तो ऐसे सामुराइज़ को एक जीविका मिलेगी, आजीविका मिलेगी जब जापान कोरिया में हस्तक्षेप करेगा, उसे सेनाओं की आवश्यकता होगी, तो वो इन सामुराइयों का उपयोग उन सेनाओं के लिए कर सकता है और बाद में कोरिया में जो सेनाएँ तैनात की जाएँगी, वहाँ पर भी ये सामुराई काम में लाए जा सकते हैं। तो एक सामाजिक कारण भी था और एक सुरक्षा कारण भी था उन लोगों के पास जो कि जापान को कोरिया में हस्तक्षेप करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, इसका दावा कर रहे थे, पक्ष ले रहे थे। एक दूसरा समूह था जापान में बुद्धिजीवियों का और खुद सरकार के कुछ लोग ये विचार करते थे कि जापान को कोई अधिकार नहीं है कोरिया प्रायद्वीप में हस्तक्षेप करने का और यदि वो कोरिया में हस्तक्षेप करता है तो वो इस क्षेत्र में एक बड़ी राजनीतिक समस्या को भी जन्म दे सकता है, क्योंकि कोरिया में हस्तक्षेप करने का अर्थ है चीन के साथ युद्ध करना। चीन के साथ युद्ध करने के साथ-साथ चीन में सभी बड़ी शक्तियाँ मौजूद थीं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। ये चीन में ये सभी शक्तियाँ मौजूद थीं और यदि कोरिया में जापान प्रयास करेगा, तो संभव है कि चीन के साथ-साथ ये पश्चिमी शक्तियाँ भी जापान को वहाँ रोकने का प्रयास करेंगी। तो दोनों तरह के तर्क जापान में दिए जा रहे थे। एक पक्ष था हस्तक्षेप करने की बात कह रहा था और दूसरा पक्ष जो था वो कहता था कि जापान को कोरिया से दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन जापान ने अभी जापान जो है वो अधिक समय तक अपने आप को इस बात से दूर नहीं रख सका और 1895 में जब जापान का युद्ध हुआ चीन के साथ, उस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी की संधि हुई। शिमोनोसेकी की संधि जापान के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और इस संधि के द्वारा जापान ने जो सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, हालांकि चीन के लियाओडुंग पेनिनसुला पर भी उसका अधिकार मिला, लेकिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जापान की क्या थी कि उसने चीन से कोरिया को मुक्त करवा लिया। शिमोनोसेकी की संधि में ये एक शर्त रखी जापान ने कि चीन कोरिया की स्वतंत्रता को मान्यता देगा। तो इस तरीके से चीन से कोरिया को अलग कर दिया गया, उसकी स्वतंत्रता को मान्यता देने के लिए विवश किया गया चीन को और ऐसा करके जापान कोरिया में अपने साम्राज्यवाद की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा। अब उसके बाद कोरिया में जापान को कुछ अपनी सेनाएं रखने की भी अनुमति मिल गई और यहाँ पर उसे शिमोनोसेकी की संधि के द्वारा जापान के लिए शिमोनोसेकी की संधि बहुत फायदेमंद संधि थी। अभी हम आगे उसके एक-एक वो देखेंगे। तो इस तरीके से कोरिया में भले ही अभी जापान ने प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद घोषित ना किया हो, लेकिन अपना प्रोटेक्टोरेट घोषित कर दिया, संरक्षित राज्य घोषित कर दिया और कोरिया में अपनी सेनाएं तैनात करके एक तरीके से जापान ने ये सिद्ध कर दिया कि कोरिया जापान के राजनीतिक प्रभुत्व में आ चुका है। 1895 में इसके पहले भी छोटे-छोटे द्वीपों पर जापान अधिकार कर चुका था, लेकिन ये एक बड़ी उसकी साम्राज्यवादी नीति की जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस समय हुई, वो थी कोरिया को स्वतंत्र करवाना चीन के प्रभुत्व से। उसके बाद अब हम देखेंगे कि औपचारिक रूप से क्योंकि अभी भी हमने देखा कि जापान ने कोरिया को मुक्त कराया है, लेकिन कोरिया पर अधिकार नहीं किया था। तो ये एक आरंभिक चरण था जहाँ जापान अपने आप को गियर अप कर रहा था, अपने आप को तैयार कर रहा था साम्राज्यवाद अ, साम्राज्यवाद की नीति का पालन करने के लिए। अब हम देखेंगे कि औपचारिक रूप से जापान का साम्राज्यवाद कहाँ से शुरू होता है। 1895 की शिमोनोसेकी संधि एक बहुत बड़ा वो माना जा सकता है, माइलस्टोन माना जा सकता है, मील का पत्थर था जापान के साम्राज्यवाद के इतिहास की दिशा में। इस संधि के द्वारा
कोरिया को न केवल स्वतंत्र कराने में मदद मिली, बल्कि जापान को ताइवान जैसा महत्वपूर्ण देश भी चीन से प्राप्त हो गया। ताइवान के अलावा उसको चीन में लियांगडाओ पेनिनसुला, लियांगडाओ प्रायद्वीप पर भी चीन से अधिकार प्राप्त हो गया। तो ताइवान को सीधे जापान ने अपने राजनीतिक प्रभुत्व में लिया, अपने साम्राज्य के रूप में घोषित कर दिया। सो ताइवान जो है वो ऑफिशियली जापान का, कह सकते हैं हम, कि पहला साम्राज्यवादी क्षेत्र था। और उसके बाद जापान आगे बढ़ता चला गया। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जापान ने पश्चिमी देशों को अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए युद्ध नहीं लड़ने पड़े थे अधिक, लेकिन जापान ने युद्धों के माध्यम से अपने लिए साम्राज्य प्राप्त करना आरंभ किया। 1895 का हमने देखा चीन और जापान का युद्ध, जिसने कि कोरिया पर प्रभुत्व और ताइवान और लियांगडोंग पेनिनसुला पर पूरा अधिकार जापान को दे दिया। इसके बाद 1905 में जापान का रूस के साथ युद्ध हुआ, और ये युद्ध भी जापान की साम्राज्यवादी नीति का एक हिस्सा था, क्योंकि रूस दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। दक्षिण की तरफ बढ़ने का मतलब था कि चीन में जिन क्षेत्रों पर, विशेष रूप से मंचूरिया पर जापान अपना प्रभुत्व चाहता था, वहाँ पर रूस आसानी से वहाँ पर प्रवेश कर सकता था। और दूसरी तरफ जो जापान के उत्तर में छोटे छोटे द्वीप या प्रायद्वीप थे, उन पर रूस का अधिकार हो गया था। सो 1905 में रूस के साथ जापान का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जापान को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। और वो सफलता ये थी कि उसने सखालिन प्रायद्वीप, जिस पर कि रूस का अधिकार था, उसके दक्षिणी भाग को रूस से प्राप्त कर लिया। अब ये सखालिन प्रायद्वीप जो था वो एक बड़ा हिस्सा था, एक काफ़ी बड़ा भूभाग था। और यदि देखा जाए तो छोटे छोटे द्वीपों का जो देश है जापान, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो उसे एक बहुत बड़ी भूमि प्राप्त हुई थी दक्षिणी सखालिन के रूप में। अब इस दक्षिणी सखालिन को जापान ने सीधे जापानी राज्य का हिस्सा घोषित कर दिया 1905 में ही, और इसको उन्होंने काराफूतो प्रीफेक्चर का नाम दिया। प्रीफेक्चर का अर्थ है, जापान में जो प्रशासनिक इकाई होती है वो प्रदेश सबसे पहले केंद्र होता है, उसके बाद प्रदेश के और जिलों के स्थान पर वहाँ पर प्रीफेक्चर्स में बांटा जाता है पूरे देश को। सो एक प्रीफेक्चर बना दिया काराफूतो नाम से, जो कि दक्षिणी सखालिन का द्वीप था। और बाद में उसको जापान जब ये उपनिवेश बनाता था तो उन्हें इनर टेरिटरीज और आउटर टेरिटरीज का नाम देता था। कोरिया अभी आउटर टेरिटरी था, क्योंकि कोरिया पर प्रत्यक्ष अधिकार नहीं किया गया था। काराफूतो को भी पहले आउटर टेरिटरी कहा गया, बाद में उसे 1943 में इनर टेरिटरी या जापान के आंतरिक क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया, और उसे जापानी राष्ट्र का एक हिस्सा बना लिया गया, काराफूतो प्रीफेक्चर को। सो ये एक जापान के साम्राज्यवाद की बड़ी उपलब्धि थी। अब हम आते हैं कोरिया पर। हमने देखा था कि कोरिया को 1895 में ही जापान चीन के प्रभुत्व से मुक्त कराने में सफल हो गया था, और वहाँ पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। लेकिन साम्राज्य के रूप में, अभी एक उपनिवेश के रूप में उसे विकसित जापान ने नहीं किया था। सो 1904 में 1904 में एक संधि की गई, कोरिया के साथ जापान ने संधि की, और इस संधि के द्वारा जापान ने कोरिया में अपनी सेनाएं तैनात की। और सेनाएं तैनात करने के बाद कुछ समय बाद ही 1910 में एक टेरिटोरियल एनेक्सेशन ट्रीटी की गई कोरिया के साथ, क्षेत्रीय आधिपत्य संधि की गई, और इस संधि के द्वारा ये कोरिया को एक तरीके से उपनिवेश घोषित कर दिया गया 1910 में। और इस संधि में बहुत सारी धाराएं थी, और उन धाराओं में कहा गया कि जापान की सरकार कोरिया के नागरिकों को एक समान अवसर देगी, जापान के नागरिकों के समान ही उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। और ये दावा किया गया कि कोरिया में जापान की जो सेनाएं होंगी या प्रशासनिक संस्थाएं होंगी, उनमें कोरिया वासियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी, अवसर प्रदान किए जाएंगे।
तो इस तरीके से ऑफिशियली 1910 में कोरिया को जापान का उपनिवेश इस संधि के द्वारा, टेरिटोरियल एनेक्सेशन संधि के द्वारा घोषित कर दिया गया। अब हमने देखा था कि लियाओडोंग पेनिनसुला, जो चीन का लियाओडोंग प्रायद्वीप था, 1895 की शिमोनोसेकी की संधि के द्वारा जापान को प्राप्त हुआ था। लेकिन जब चीन में सभी पश्चिमी देश उस समय चीन में मौजूद थे और जैसे लियाओडोंग पेनिनसुला जापान को दिया गया, इन सभी शक्तियों ने विरोध करना शुरू कर दिया और इस स्थिति को बोलते हैं ट्रिपल इंटरवेंशन, त्रिपक्षीय हस्तक्षेप। और इस ट्रिपल इंटरवेंशन के द्वारा जापान को मजबूर किया गया कि वो लियाओडोंग पेनिनसुला से अपना अधिकार छोड़ दे। लेकिन ये जापान कभी भी भूल नहीं सका और 1905 में जब रूस का युद्ध हुआ तो रूस के साथ युद्ध में उसने न केवल दोबारा लियाओडोंग पेनिनसुला को प्राप्त कर लिया, बल्कि दक्षिण मंचूरिया पर भी उसने अधिकार कर लिया। दक्षिण मंचूरिया रेलवे लाइन जो है वो जापान के अधिकार में आ गई। तो हमने देखा कि 1910 तक आते आते जापान पश्चिमी शक्तियों को चुनौती देने लगा था। चीन में कोरिया उसके अधिकार में आ चुका था, रूस के दक्षिणी भाग के कुछ हिस्से जापान के अधिकार में आ चुके थे और अब चीन का लियाओडोंग पेनिनसुला भी जापान के अधिकार में आ गया था। ये करने के बाद जापान ने अब और साम्राज्य विस्तार करना आरंभ किया। माइक्रोनेशिया के देश थे। माइक्रोनेशिया के कुछ जापान के दक्षिण पूर्व में छोटे छोटे द्वीप समूह था जिसको कि माइक्रोनेशिया कहते थे और यहाँ पर कैरोलिना, मैरियाना और मार्शल द्वीप समूह थे। ये स्ट्रैटेजिकली वैसे तो बहुत छोटे छोटे देश थे, द्वीप थे, इनकी जनसंख्या भी बहुत कम थी, तो इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं था, लेकिन वास्तविकता में इनका स्ट्रैटेजिक सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये द्वीप किसी भी शक्ति को अपने नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए स्थान उपलब्ध करा सकते थे। तो ऐसे में जापान ने माइक्रोनेशिया के इन द्वीपों पर भी अधिकार कर लिया जो पहले स्पेन के पास थे। स्पेन से जर्मनी ने खरीदा था और अब जापान ने माइक्रोनेशियन कंट्रीज पर भी अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से एक बड़े क्षेत्र पर जापान ने अपने साम्राज्यवाद की स्थापना कर ली। अब हम देखेंगे कि इन साम्राज्य की स्थापना की, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था। प्रशासन के लिए जापान ने इन उपनिवेशों में किन संस्थाओं का विकास किया। सबसे पहले कोरिया सबसे महत्वपूर्ण था जापान के लिए, इसलिए कोरिया में प्रशासन करने के लिए एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता था जापान की सरकार की तरफ से। और ये गवर्नर जनरल मुख्य रूप से या तो जापान की सेनाओं का अध्यक्ष होता था, कमांडर इन चीफ होता था सभी सेनाओं का, या कम से कम वहाँ की नौसेना का अध्यक्ष होता था। तो हम देखेंगे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी को कोरिया के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता था और विशेषता ये थी कि ये गवर्नर जनरल सीधे रिपोर्ट करता था सम्राट को या वहाँ के प्रधानमंत्री को। बाद में बाकी के जो प्रायद्वीप है वहाँ पर जो उपनिवेश थे वहाँ पर मंत्री स्तर के लोगों को, मंत्री स्तर के अधिकारियों को वहाँ पर गवर्नर्स के रूप में नियुक्त किया जाता था और ये जापान के मंत्रिमंडल को वहाँ की अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते थे। 1910 में अनुभव किया गया और एक विदेशी मामलों का ब्यूरो या उपनिवेश मामलों का ब्यूरो स्थापित किया गया 1910 में, जो कि उपनिवेशों का काम देखता था। लेकिन इसकी जल्दी ही आलोचना होने लगी क्योंकि ये उतना अक्षम, उतना एफिशिएंट सिद्ध नहीं हुआ, उतना प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुआ इसके कार्य। 1920 में वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे गीची तनाका, उनके नेतृत्व में एक नया मंत्रालय स्थापित किया गया और इस मंत्रालय का काम था विदेशों में उपनिवेशों की देखभाल करना। लेकिन ये खास बात है कि कोरिया का जो उपनिवेश था वहाँ पर जो अधिकारी या जो सेनाएं नियुक्त की जाती थी वो बहुत आक्रामक थी और कई बार उन सेनाओं ने जापान की अपनी गृह सरकार के निर्देशों को भी मानने से इनकार कर दिया और अपनी इच्छा से वहां पर सैनिक कार्रवाइयां करना आरंभ कर दिया। तो उपनिवेशवाद जापान का उग्र होता जा रहा था, आक्रामक होता जा रहा था, विशेष रूप से कोरिया के संबंध में। अब इन उपनिवेशों के साथ जापान के आर्थिक संबंधों की हम यदि बात करें
तो जापान ने जिन उद्देश्यों से उपनिवेश स्थापना की थी, साम्राज्यवादी होड़ में शामिल हुआ था, वो थे कच्चे माल की आपूर्ति और बाजार। ये दोनों ही उद्देश्यों में उसे भरपूर सफलता मिली, क्योंकि 1920 तक 1930 तक आते-आते जापान के जो कच्चे माल का आयात था, विशेष रूप से चावल, कपास इत्यादि, उसका 25 से 30% तक ताइवान और कोरिया से उसको प्राप्त होता था। अब आर्थिक संबंधों को विकसित करने में भी जापान ने एक विशिष्टता दिखाई। उसने इन देशों में पूंजी का निवेश ना करके वहां पर मानव संपदा के विकास का प्रयास किया। मानव संपदा का विकास करने के लिए शिक्षा को अ, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, तकनीकी प्रशिक्षण वहां के नागरिकों को दिया गया, उत्पादन के साधनों को विकसित किया गया, जैसे कि खुद जापान ने किया था। नदियों के से होने वाली बाढ़ को, जल प्रवाह को नियंत्रित करना, उसको सिंचाई के लिए उपयुक्त बनाना, चावल, कपास और रेशम की नई-नई प्रजातियों को विकसित करना। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ उसने अपनी कॉलोनीज़ में ट्रांसफ़र की, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ से उसको भारी मात्रा में उत्पादन प्राप्त हुआ। तो ये जापान का फुलफ़िलमेंट था। और जहाँ पर भी पूंजी निवेश की बात आती थी, वहाँ पर कुछ ज़ाइबात्सु या बड़े कुलीन घरानों ने भी जापान की उपनिवेशों के साथ व्यापार करने में रुचि दिखाई और ताइपे कंपनी बनाई गई, जो कि इन उपनिवेशों को हथियारों की आपूर्ति करती थी। इसी तरीके से हैनिफैंग कोल एंड आयरन कंपनी बनाई गई, जो कि कोयले के आयात-निर्यात, कोयले और स्टील के आयात-निर्यात के लिए काम करती थी। तो एक सारांश रूप में कहा जा सकता है कि उपनिवेशों के पीछे जो आर्थिक उद्देश्य था जापान का, वो भली प्रकार सफल हुआ और जापान की अर्थव्यवस्था को बहुत आधार और बहुत सहारा मिला इन उपनिवेशों के माध्यम से। अब हम देखेंगे कि जापान की साम्राज्यवादी नीति 1930 के बाद और विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के समय कितनी तेजी से विकसित हुई। पहले हमने देखा था कि सिर्फ वो एक सांस्कृतिक एकता वाले राष्ट्रों को मिलाकर के एक गठबंधन बनाने की बात करते थे। दूसरे चरण में पहले चरण में वो सिर्फ अपने जो औपनिवेशिक प्रक्रिया थी, उसमें अपने पड़ोसी राज्यों को एकजुट करना चाहते थे। दूसरे चरण में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद करना चाहते थे कि सभी देशों को एकजुट होकर के एक समान सभ्यता वाले देशों को एक साथ लाना चाहते थे। अब जब तीसरा चरण आया, तो तीसरे चरण में जापान ने जो ये उसके उपनिवेश थे, वहाँ पर जापानी संस्कृति को आरोपित करना, तीसरा चरण एकीकरण का था। अब एकीकरण का अर्थ है कि इन सभी देशों का जापान में विलय कर दिया जाए, उपनिवेशों का। और इसके लिए जापान ने इन देशों में अपनी संस्कृति, जीवन, वहाँ के नागरिकों पर दबाव डाला गया कि वो जापानी भाषा सीखें, जापानी रहन-सहन अपनाएँ, जीवन शैली अपनाएँ और ये सब करके वो एक तरीके से जापान में एक इन राष्ट्रों के विलय के लिए एक भूमिका तैयार कर रहा था। 1930 के बाद ये उपनिवेशवाद और भी ज़्यादा उग्र स्वरूप धारण कर लिया, आक्रामक स्वरूप धारण कर लिया, क्योंकि जापान में सैन्यवाद विकसित हो रहा था और इस सैन्यवाद ने इतनी आक्रामक विदेश नीति अपनाई कि वो किसी भी हालत में युद्ध करके इन देशों पर अधिकार करना चाहते थे। 1931 में दक्षिणी मंचूरिया पे आक्रमण करके वहाँ पर एक स्वतंत्र मंचू को राष्ट्र का निर्माण किया गया और वो स्वतंत्र मंचू को राष्ट्र वास्तविकता में जापान के अधीन था। वहाँ पर एक कठपुतली सरकार बना दी गई, अंतिम मंचू सम्राट पुई की स्थापना कर दी गई, लेकिन वास्तव में वहाँ पर पूरी तरीके से जापान का प्रभुत्व था। इसी तरीके से 1933 में चीन में आक्रमण किया गया और छोटी से एक घटना को लेकर के सिपाहियों में आपसी संघर्ष हुआ और उसके बाद चीन पर आक्रमण कर दिया जापान ने। 37 तक चलता रहा, 1933 से 1937 तक चलता रहा और चीन के बड़े-बड़े शहरों पर, जिनमें उत्तरी राजधानी पेइपिंग और दक्षिण राजधानी नानकिंग शामिल थी, उन सब पर जापान ने कब्जा कर लिया। इसी बीच 1933 में ये स्किर्मिशेस शुरू हुई, 1937 में बड़े युद्ध का रूप ले लिया मार्को पोलो पुल की घटना के बाद। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो जापान ने
धुरी राष्ट्रों एक्सिस पार्स की सफलता से प्रभावित होकर इटली और जर्मनी के साथ संधि कर ली और फिर रूस के साथ भी संधि कर ली। इन संधियों के पीछे उसका उद्देश्य था कि ये राष्ट्र यूरोप की लड़ाई में लड़ेंगे और स्वयं जापान एशिया के देशों में फ्रांस और जापान के सॉरी इंग्लैंड और जापान के जो उपनिवेश थे उन पर अपना कब्जा करता चला जाएगा। और उसने ये आरंभ भी कर दिया। इंडो चाइना की कंट्रीज पर, मलेशिया, बर्मा तक जापान पहुंच गया और इन इन देशों पर कब्जा करता चला गया एक के बाद एक। अमेरिका ने 1940 में जापान को आगाह किया इस बात के लिए और इस बात को लेकर के आर्थिक बहिष्कार शुरू कर दिया गया। 1941 में तोजो हिदेकी नाम के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने और भी आक्रामकता दिखाई और अंततः 1945 में उसके बाद हमने देखा कि जब जापान किसी भी हालत में ये तैयार नहीं था और पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। उसके बाद 1945 में पोट्सडैम घोषणा के द्वारा जापान को के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई अमेरिका के द्वारा। और तब भी जापान ने जब आत्मसमर्पण नहीं किया, उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर बम्बार्डमेंट किया गया और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो इस तरीके से जापान की साम्राज्यवाद का अंत हुआ और उसके बाद हम जानते हैं कि जापान के डिज़ार्मामेंट शुरू हुआ और जापान को पूरी तरीके से निशस्त्रीकृत राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। सो ये जापान की साम्राज्यवाद का उदय, विकास और पतन था। इस यूनिट में आपने ये देखा कि किस प्रकार पूर्वी और पश्चिमी साम्राज्यवाद में अंतर था और इस अंतर के कारण जापान को आरंभिक सफलताएं मिली और जापान का जो साम्राज्यवाद था उसका स्वरूप भिन्न था पश्चिमी साम्राज्यवाद से। परंतु एक छोटे से राष्ट्र की इतनी बड़ी साम्राज्यिक महत्वाकांक्षाएं को वो संभाल नहीं सका और उसके विरुद्ध उसने कोई अपना एक संघ नहीं बनाया, जिसके कारण पश्चिमी राष्ट्र उसके विरुद्ध एकजुट हो गए और अंततः उसके साम्राज्यवाद का अंत हुआ। धन्यवाद।